हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सीजीपीएससी क्लासरूम। भारत के भूगोल में हम देख रहे थे भारत का भौतिक विभाजन। उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार से हम क्या समझते हैं ये देख लेते हैं। देखो, जब हमने भौतिक विभाजन देखा था भारत का, तो उसमें क्या देखा था कि भारत को जो है वो हिमालय पर्वत श्रेणी में बांटा गया है, फिर उत्तर के मैदान में बांटा गया है, मरुस्थल में भी बांटा गया है, और क्या है, प्रायद्वीपीय भारत में भी बांटा गया है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत जो है, ये देखो, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा जो है ये प्रायद्वीपीय पठार में ही आएगा। ये बहुत बड़ा एरिया है। ठीक, अब जो है प्रायद्वीप क्यों बोला जाता है इसको, ठीक है, इसको क्यों बोला जाता है प्रायद्वीपीय पठार, वो देखते हैं। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, देखो, किसी महाद्वीप का भूमि, महाद्वीप की भूमि का वह भाग जो तीनों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो। अब देखो, यहाँ पर पानी से घिरा हुआ कौन कौन सा है। देखो, यहाँ पर ये जो एरिया दिख रहा है ना, इसके तीनों तरफ क्या है, पानी है। अरब सागर है, हिंद महासागर है, और फिर बंगाल की खाड़ी। तो ये तीनों एरिया क्या हो गया, पानी पानी वाला हो गया। तो वो पानी वाले एरिया से ये घिरा हुआ एरिया को ही क्या बोलेंगे, हम प्रायद्वीप बोलेंगे। ठीक, अब देखो इसका निर्माण कैसे होता है वो देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जो है वो गोंडवाना भूमि का ही अंग है, जो अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर यूरेशियन प्लेट से मिला था। ठीक है, हमने जब भू संरचना हमने देखा था भारत का, तो उसमें देखा था कि हमने जो गोंडवाना लैंड जो था वो कैसे, क्या बोलते हैं, टकराया था, फिर हिमालय का निर्माण हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से हमने डायग्राम के थ्रू समझाया है। ठीक है, अब देखो ये जो पठार है वो कैसा है, ये पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरी शैलों से बना है। कैसा बना है ये, क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरी शैलों से बना हुआ है ये पठार। अब देखो, हमने देख लिया इसका निर्माण कैसा हुआ, क्यों इसको प्रायद्वीप कहा जाता है, और ये कैसे, किन शैलों से बना हुआ है वो देख लिया। तो अब देखो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। विस्तार जो है इसका उत्तर में अरावली पर्वत से है, अरावली पर्वत से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। बहुत बड़ा दिख रहा है ना ये अरावली पर्वत, यहाँ राजस्थान में है अरावली पर्वत, तो वहाँ से इसका विस्तार है, और यहाँ पर क्या आएगा, कन्याकुमारी तक विस्तार है। तो अब पूर्व में देख लेते हैं, पूर्व में कहाँ तक है, तो पूर्व में इसका विस्तार है राजमहल की पहाड़ी। ये यहाँ पर पड़ेगा राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, और गिर, देखो यहाँ पर पश्चिम में कहाँ पर है, ये गिर जो पड़ता है ना ये गुजरात में, तो गिर की पहाड़ियाँ जो है वो पश्चिम में आएगा। और पूर्व में क्या है, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी। अब राजमहल की पहाड़ी है, और एक यहाँ पर एक और पहाड़ी, देखो यहाँ पठार दिख रहा है। यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, जब हमने पर्वत पढ़ा था, हिमालय पर्वत, जब उत्तर पूर्वी पर्वत हमने देखा था, तो उत्तर पूर्वी पर्वत में हमने देखा था यहाँ पर मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया, 3 पर्वत श्रेणियाँ देखी थी हमने। तो जो गारो, खासी, जयंतिया पर्वत श्रेणी है वो किस में आती है, मेघालय में आती है। अब मेघालय में आती है, लेकिन ये जो पर्वत श्रेणी है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये जो है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। देखो ये यहाँ से ब्रेक हो गया। अब इसके ब्रेक होने का क्या रीज़न है, इसके पीछे रीज़न है, देखो यहाँ से जो है गंगा नदी बह रही है, बहुत बड़ी नदी है गंगा, इसकी और सहायक नदियाँ भी रहेगी। ठीक है, तो पानी क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सहायक नदियाँ भी मिलते जाएगी, तो इनसे कहीं कहीं रास्ते में। अब यहाँ देखो, यहाँ से क्या बह रही है, ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी भी बहेगी तो इनके साथ में सहायक नदियाँ भी आ जाएगी, तो क्या होगा, इसका जल जो है ना, जल का बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे बहुत तेज गति से आती है नदियाँ, जब बहती है ना, तो वो अपने सामने कुछ भी हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, उसको क्या करती है, वो बिल्कुल तोड़ देती है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ थी, ये जो है ना, ये आपस में जुड़ी हुई थी ये।
लेकिन जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जब पानी जब मिला आपस में, तो इतनी मोटी धारा बनती है वो, और बहुत ही तेज रहती है। तो जिससे क्या हो गया, इन पर्वतों में क्या हो गया, ये मैदानी क्षेत्र बन गए। यानी मिट्टी ला ला के क्या किया इन्होंने, ये पर्वत को है काट दिया पानी ने, और यहाँ पे एक मैदान जैसा निर्मित हो गया। तो इसलिए बांग्लादेश का जो एरिया है ना वो मैदानी हो जाता है। यहाँ की पहाड़ियों को गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा काट दिया गया है। अब काट दिया गया है तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये बन गया है मालदा गैप। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, यहाँ पे देखो गारो है और यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी, तो इसके नाम से भी इसको कहा जाता है राजमहल गारो गैप भी कहा जाता है, या फिर इसी का नाम है मालदा गैप। ठीक है, बहुत इजी है ये। अब देखो ये जो हो गया, इनका विस्तार तो हमने देख लिया है। इसकी आकृति कैसी है वो देखते हैं। आकृति जो है ये त्रिभुजाकार है आकृति, लग रहा है ना बिल्कुल ये ट्रायंगल जैसा, यहाँ से यहाँ, फिर अगर इसको ऐसा मिला दिया गया तो ये बिल्कुल क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल। तो त्रिभुजाकार आकृति है। अब इसकी लंबाई देख लेते हैं। लंबाई जो है वो 1700 है। कितना है, 1700 लंबाई है। और चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी इसकी 1400। ठीक है, 1400 चौड़ाई है, 1700 लंबाई है, ये भी पूछा जा सकता है। अब इसकी देखो हाइट देख लेते हैं, ऊंचाई। औसत ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से कितना है, 600 मीटर है। और नदियों और मैदानों वाले क्षेत्र से कितना है ये इसकी हाइट, ये होगी 150 मीटर ऊंचाई। मतलब यहाँ पे जो उत्तरी मैदान का जो एरिया है उसकी कंपेयर में ये क्षेत्र क्या होगा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। क्यों, क्योंकि ये पठार है। यहाँ पे जो नदियाँ, यहाँ पे जो है ना नदियाँ ज़्यादा बहती है, इसलिए ये एरिया जो है वो मैदानी हो गया है नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से। ठीक है, ये हमने ये वाला एरिया जो था उत्तरी भारत का मैदान, वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है आप जाके देख सकते हैं। अब देखो पठारी भाग जो है ये कैसा है, ये थोड़ा उभरा हुआ है, ज़्यादा उठा हुआ है। ठीक, तो ये जो है हमने देख लिया इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसका विस्तार। अब देखो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है, कम होती चली जाती है। अब देखो पूर्व की ओर मतलब इस एरिया में इधर क्या होगा, ऊंचाई कम होती जाएगी। अब उसके भी बारे में बता रहा है कि ऊंचाई कम क्यों हो रही है। जहाँ तक हमने देखा है मोस्टली नदियाँ कैसी बहती हैं, इधर ही बह रही है। मोस्टली कहाँ बह के विसर्जित होती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नदियाँ ऐसी ही। तो नदियाँ कहाँ से निकलती है, पहाड़ी एरिया से। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पहाड़ी एरिया ज़्यादा होगा तभी तो नदियाँ यहाँ से निकल रही है। अब निकल के क्या होती है, वो इस एरिया में आ रही है, पूर्व में आ रही है। तो पूर्व में जब नदियाँ आती है अपने साथ बहुत सारी मिट्टी बालू और अवसाद लेके आती है, तो यहाँ का जो एरिया हो जाता है ना वो क्या हो जाता है, कटा छटा हो जाता है, थोड़ा कटा फटा दिखता है। यहाँ का तट जो है ना वो ऐसी है, इधर के जैसे यहाँ स्मूथ है ना वैसे पूर्व में नहीं है। तो इसका एरिया भी क्या हो गया है, पूर्व का एरिया थोड़ा सा यानी हाइट कम है पश्चिम की अपेक्षा। ठीक है, कम ऊंचा है ये। और देखो और क्या कहा गया है, प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अनेक पठार है। देखो यहाँ पे कौन कौन से पठार है, देखो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये जो है ये बघेलखंड का पठार है, ये दक्कन का पठार है, और यहाँ पर कर्नाटक का पठार। ठीक, तो ये सबको देखो यहाँ पे ये पूरा अगर एक साथ करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाएगा। लेकिन ये सबको अलग अलग एरिया के नाम से, वहाँ की जलवायु मिट्टी के आधार पे क्या हो गया है, ये सब पठारों को अलग अलग नाम से बांटा दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। अब देखो मालवा पठार। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मालवा पठार इसका निर्माण जो है किससे हुआ है, ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। ठीक, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे हुआ है, यानी कि उसमें जो लावा निकलता है वो अपने साथ जो अवसाद लेके आते हैं उससे क्या निकला है, एक पठार का निर्माण हुआ है। जिसके कारण क्या कहा गया है, मालवा पठार पे क्या पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो अब सोचेंगे वहाँ तो हमने तो कोई ज्वालामुखी दिखता नहीं है। अभी वहाँ पे कोई ज्वालामुखी, ये बहुत करोड़ों साल पहले की बात है। ठीक है, अभी तो सब ज्वालामुखी क्या है, शांत है, एक्टिव ज्वालामुखी तो नहीं है।
लेकिन बहुत करोड़ों साल पहले क्या था, वहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी भी होंगे, जिससे वहाँ से लावा निकला होगा और क्या हो गया, वहाँ पे एक पठार का निर्माण हुआ, उसी को कहा जाता है मालवा पठार। जिस पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। अब इसका विस्तार देखो कहाँ से कहाँ तक है, तो अरावली पर्वत से लेके विंध्य पर्वत तक है। ठीक है, अरावली पर्वत एवं विंध्य पर्वत के बीच में है मालवा पठार। अब इसकी प्रमुख नदियाँ देखते हैं। प्रमुख नदियाँ जो है मालवा पठार की, वो कौन कौन सी है, चंबल है, बेतवा है, काली सिंध है। ठीक है, तो इसका विस्तार जैसे बोल रहा है अरावली से विंध्य, मतलब कहाँ कहाँ पे होगा ये, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार होगा। इसका ढाल किस ओर है, तो ढाल किस ओर है, उत्तर दिशा पे की ओर। अब सोचेंगे उत्तर दिशा की ओर कैसे याद रखा जाए, देखो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, ये है यमुना की। तो यमुना में जाके कैसे मिलती है ये, जैसे ये एमपी से निकली और ये ऊपर जाके बहेगी, तो ऊपर क्या है, नॉर्थ है। मतलब इन लोग का ढाल जो है, मतलब ये सारी नदियाँ कहाँ पे जाके बह रही है, उत्तर की ओर बह रही है। मतलब ढाल किस ओर है पठार का, उत्तर दिशा की ओर है, तभी तो नदियाँ जो है वो उत्तर की ओर बह रही है और वहाँ की बड़ी बड़ी नदियों से जाकर मिल जाती है। अब क्या हो रहा है, देखो चंबल और उसकी सहायक नदियाँ जो है वो क्या करती है, मालवा पठार को अपरदित कर देती है। ठीक, जिसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर घाटी नुमा आकृति बन जाती है, यानी बहुत ही ऊपर नीची ऐसी जो है ना वहाँ पे जमीन बनी हुई है। कभी जैसे जाते होंगे ना ट्रेन से, तो आपने देखा होगा चंबल घाटी, सुना होगा ना चंबल घाटी के बारे में, देखना जब ट्रेन वहाँ से गुजरती है ना तब देखने को मिलता है, वहाँ का एरिया बहुत सुनसान रहता है, इसलिए तो वहाँ पे डाकू रहते थे। ठीक है, तो वो एरिया जो है ना उपजाऊ तो बहुत था, लेकिन क्या है कि क्योंकि वहाँ पे बहुत डाकुओं का कब्जा हो गया, इसलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया है। ये क्या होता है, वहाँ की नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों की वजह से क्या होता है, नदियाँ जो है वो ऐसे ही घाटी नुमा आकृतियाँ बना दी है। ठीक, अब क्या है कि चंबल और उसकी सहायक नदियाँ क्या कर रही है, देखो उत्तर भाग को क्या कर रही, अपरदित कर रही है। इसी को क्या बोला जाता है, बिहट खंड। ठीक है, बिहट खंड कहा जाता है इसको। और क्या कहा गया है, इस अपर्दन को अवनालिका अपर्दन, खंड अपर्दन या नाली अपर्दन, यानी एक नाली नुमा आकृति बन जाती है। यहाँ से पानी बह सकता है, यहाँ से बह सकता है, एक नाली नुमा आकृति बन जाती है इसमें। अब देखो इसकी उपयोगिता क्या है, यहाँ जो है वो क्या होगा, बैसाल्ट चट्टान में अपक्षरण के कारण काली मिट्टी का विकास हो रहा है। तो क्या हो रहा है, चट्टान का अपक्षय हो रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा, काली मिट्टी का निर्माण हो गया। अब काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है इसे क्यों क्या होगा, इससे इससे क्या होगा कि कपास की खेती यहाँ पे बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए क्या कहा जाता है, मालवा पठारी क्षेत्र कपास की कृषि के लिए क्या है, बहुत उपयोगी है। तो ये हमने क्या देख लिया, मालवा पठार। छोटा नागपुर का पठार। अब हम देख लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका विस्तार जैसे हम देख रहे हैं मैप में, तो ये दिख रहा है बिहार में, झारखंड में, और इसका कुछ एरिया जो है वो छत्तीसगढ़ में भी टच हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है ना, इसमें बहुत ज़्यादा खनिज संपदा पाई जाती है। कोयला, लोहा, ये सब जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार जो है ना वो एरिया कवर करता है यहाँ पर। अब देखो ये बिहार झारखंड के देखो गया, हजारीबाग और रांची आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक, अब इसकी ऊंचाई देख लेते हैं, ऊंचाई कितनी है इसकी, एवरेज ऊंचाई जो है इसकी 700 मीटर है। और यहाँ से जो नदियाँ बहती है वो कौन कौन सी है, यानी नदियों का उद्गम हुआ है, कौन कौन सी नदियों का, स्वर्ण रेखा और दामोदर। स्वर्ण रेखा नदी है और दामोदर भी नदी है। ओके, अब जो दामोदर नदी है वो क्या करती है कि जो छोटा नागपुर का पठार है ना उसको दो भागों में विभाजित कर देती है। तो देखो एक जो होगा हिस्सा जो होगा ना वो उत्तरी, वो क्या कहलाएगा, हजारीबाग का पठार, और जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, रांची का पठार। ठीक है, दो भागों में डिवाइड हो गया। अब देखो इसमें कौन कौन से खनिज मिलते हैं वो भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन।
तो लोहा, कोयला, यूरेनियम, बॉक्साइट, अभ्रक, ठीक है। क्या क्या है? लोहा, कोयला, यूरेनियम, बॉक्साइट, अभ्रक जो है वो खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण छोटा नागपुर के पठार को क्या कहा गया है? भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। अब सोचेंगे रूर प्रदेश क्या होता है? रूर जो जगह है ना, ये कहाँ पर है? जर्मनी में है। अब जो वहाँ पे क्या दो नदियाँ बहती हैं, अब उसका नाम है रूर और राइन, ठीक है। दो नदियाँ हैं, रूर और राइन। तो उनके बीच का जो एरिया है ना, वो बहुत ज़्यादा खनिज संपदा से भरपूर है, ठीक है, समृद्ध है बहुत ज़्यादा, उन दोनों की नदियों के बीच का क्षेत्र। तो उसको क्या कहा गया है? रूर प्रदेश कहा गया है। तो वही कहने खनिज संपदा से समृद्ध क्षेत्र हमारे इंडिया में कहाँ पर है? तो छोटा नागपुर के पठार में बोला जाता है, ठीक है। यानी कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज संपदा है, इससे बहुत ज़्यादा समृद्ध है ये एरिया, तो इसलिए इसको भारत का रूर प्रदेश कहा गया है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब देखो ये क्या है? छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्व में किसकी पहाड़ियाँ है? तो वो है राजमहल की पहाड़ियाँ। यहाँ से राजमहल की पहाड़ियों का यहाँ से विस्तार हो जाता है। इसका ये कुछ कुछ एरिया कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में भी, ठीक। तो ये छोटा नागपुर का पठार जो है बहुत इजी है। देखो बस यहाँ से क्या याद रखना है कि दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी, दो नदियों का उद्गम है। और भी छोटी छोटी नदियाँ, लेकिन मेन जो नदियाँ हैं हमें उनके बारे में याद रखना है। फिर क्या है? दो भागों में डिवाइड कर दिया, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, ओके। फिर खनिज संपदा के बारे में याद रखना है, बस हो गया। अब है दक्कन का पठार, ठीक है। दक्कन का पठार क्या है? भारत का सबसे बड़ा पठार है। जो हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे हैं ना, उसके अंतर्गत हम बहुत सारे पठार देख रहे हैं। जैसे हमने अभी तक देख लिया मालवा का पठार देख लिया, छोटा नागपुर का पठार देख लिया। तो उसके बाद देखो अब ये दक्कन का पठार जो है, इसका एरिया बहुत बड़ा लग रहा है। तो ये क्या है? जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, उसका ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, दक्कन का पठार। अब इसका विस्तार जैसे हम मैप में देख सकते हैं, कहाँ कहाँ है मोस्टली इसका विस्तार? इसका विस्तार है कुछ कुछ मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र तो पूरा ही घिर गया है, कुछ कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, और थोड़ा बहुत हिस्सा गुजरात में भी है, ठीक। तो ये दक्कन का पठार जो है, देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी कवर कर रहा है दक्षिण में। तो छत्तीसगढ़ का जो एरिया आ रहा है ना, ये किस में आ जाता है? इसी को क्या कहा जाता है? दंडकारण्य का पठार, बस्तर एरिया में है, ठीक है। ये दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आ जाता है ये एरिया, ओके। अब यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये जानते ही है यहाँ पे क्या है। देखो यहाँ जब हम नदियों का पढ़ेंगे ना, तब अच्छे से विस्तार से देखेंगे। यहाँ पे त्रंबक की पहाड़ी है महाराष्ट्र में, वो क्षेत्र है, कौन सा एरिया है? नासिक, ठीक। नासिक में जो त्रंबक की पहाड़ी है, वहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ये हो गया उद्गम। तो मेन नदी कौन सी है इसकी? गोदावरी नदी है, और छोटी छोटी नदियाँ भी होगी। अब यहाँ पे पहाड़ी देख लेते हैं। पहाड़ी कौन कौन सी है मेन? देखो ग्वालीगढ़ की पहाड़ी है, सतमाला है, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ठीक। बालाघाट जो क्षेत्र है ना एरिया, वो कहाँ पे है? मोस्टली जो कहा जाता है वो एमपी में है। बालाघाट नाम का एक जगह है यहाँ पर एमपी में। लेकिन बालाघाट की पहाड़ी जो है, कंफ्यूज नहीं होना है कि बालाघाट पहाड़ी के नाम से ये याद नहीं रखना है कि ये एमपी में होगा। बालाघाट की पहाड़ी जो है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सुना ही होगा, तो देखो वो पहाड़ी में ही है ये, ठीक है। सतमाला, ग्वालीगढ़, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, ये किसका हिस्सा है? ये सब दक्कन के पठार का हिस्सा है। और ये कहाँ पड़ती है ये सब पहाड़ियाँ? तो ये पहाड़ियाँ पड़ती है महाराष्ट्र में, ओके। अब यहाँ पे देखो खनिज जो है, खनिज कौन कौन से मिलेंगे यहाँ पर इस पठार में? तो लोहा, अभ्रक, मैग्नेसाइट, बॉक्साइट, ठीक है। दक्कन का पठार जो है, दक्कन ट्रैप, यहाँ पे क्या मिला जाएगा? दक्कन ट्रैप, ओके। तो दक्कन ट्रैप जो है वो किस लिए फेमस रहता है? ये बॉक्साइट के लिए ही।
अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो बॉक्स है, एक बॉक्स है ये, ठीक है, उसका क्या है, ढक्कन। ओके, तो ये याद हो जाएगा ढक्कन। और जैसे हमने देख लिया था कि ढक्कन के पठार के अंतर्गत क्या आ रहा है, दंडकारण्य का पठार आता है। ठीक है। अच्छा, ढक्कन के पठार के बारे में और इन्फॉर्मेशन ये है कि जो इसका जो ये एरिया है ना, जो दंडकारण्य का पठार कहलाता है, इसका विस्तार कहाँ पर है, तो इसका विस्तार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र में है। ठीक। और उसके बाद क्या है ये कि दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत ही कौन सा पठार आएगा, बस्तर का पठार भी आएगा। अब जो बस्तर का पठार है वो क्या है, एकमात्र किसके भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत में टीन का एकमात्र भंडारण कहाँ मिलेगा हमें, बस्तर के पठार में ही प्राप्त होगा। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है ये कहाँ पर होगा, तो इसका विस्तार जो है कर्नाटक राज्य में है। अब देखो जो कर्नाटक का जो पठारी क्षेत्र है उसको यानी कहाँ से संलग्न है, ये संलग्न है पश्चिमी घाट से, तो इसलिए इस पठारी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मलनाड कहा जाता है इसको। ठीक है। अब देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो इसका निर्माण जो है कैसा हुआ है, ये चट्टान और किससे हुआ है, ये रूपांतरित चट्टानों से। अग्नि चट्टान मतलब ये आग्नेय चट्टान के बारे में है, और ये क्या है, रूपांतरित चट्टान भी बना है इससे। तो इसमें अब कौन कौन सी और चट्टानें वो देख लेते। देखो ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट, ये भी है चट्टानें, इनके यानी कि प्रधानता है यहाँ पे, यानी कि पाया जाएगा ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट, इस टाइप की चट्टानों की क्या है यहाँ पे प्रधानता है। इसका विस्तार जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पे कर्नाटक राज्य में है, साथ ही साथ देखो ये थोड़ा केरल में भी फैला हुआ है। और इसके पश्चिमी भाग में क्या है, तो पश्चिमी घाट होगा, और पूर्वी भाग में क्या होगा, तो पूर्वी घाट होगा। अब देखो ये जो है इसका मुख्य नदियाँ यहाँ पे देख लेते हैं। मुख्य नदियाँ क्या क्या है यहाँ पे, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती व भीमा। जब हम नदियों का सेक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कर्नाटक से कौन कौन सी नदियाँ जो है उनका उद्गम हुआ है, कौन सी यहाँ से प्रभावित होती है। ठीक। तो अभी बस जानना है कि यहाँ पे जो जो नदियाँ है इस एरिया की, कर्नाटक के पठार के अंतर्गत जो नदियाँ आती है उसमें से कौन कौन सी प्रसिद्ध है, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती व भीमा। अब यहाँ का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो देख लेते हैं। तो यहाँ जो फेमस पहाड़ियाँ है उसमें बहुत ही फेमस नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक। नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो देखो यहाँ पर पड़ेगी, ये है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये तीनों की सीमा रेखा के बीच में पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ी। और बाबा बुदान की पहाड़ी ये बहुत फेमस है कर्नाटक के पठार में, बाबा बुदान की पहाड़ी, जहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है हमें, लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार कहाँ है कर्नाटक में, तो बाबा बुदान की पहाड़ी से ही प्राप्त होते हैं। और ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है, जैसे कि हम देख रहे हैं मैप में, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी है, ये तीनों राज्यों की सीमा पे स्थित है। तो इसमें जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों यानी कि आपस में यहाँ पर मिलते हैं। हम नीलगिरी पर्वत को भी आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, तो अभी हमने क्या देख लिया है, कर्नाटक का पठार। मेघालय का पठार। मेघालय का पठार जैसे नाम से ही क्लियर है, इसका विस्तार कहाँ पर होगा, मेघालय राज्य में होगा। जैसे हम मैप में देख सकते हैं ये मेघालय राज्य में इसका क्या है, विस्तार है। अब यहाँ जो प्रमुख नदी है वो कौन सी बहेगी, यहाँ पर की प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक। और पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, गारो, खासी, जयंतिया, ये तो हमें याद ही है, गारो, खासी, जयंतिया। साथ में और कौन सी कहाँ पहाड़ियाँ दिखना है, तो मिकिर और रेगमा, ये दो पहाड़ियाँ और है, इसे भी याद रखना है कि मेघालय के पठार के अंतर्गत ही आएगी मिकिर और रेगमा पहाड़ी। अच्छा, मेघालय के पठार को और क्या कहा जाता है, इसको शिलोंग का पठार भी कहा जाता है। इसका संपूर्ण भूभाग जो है वो ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो इसी उठे हुए भूभाग को ही क्या कहा गया है, पठार कहा गया है। अब जो शिलोंग का पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, तो वो है नॉकरेक। ठीक है, नॉकरेक जो है वो शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अब ये नॉकरेक जो है वो किसके अंतर्गत आएगी, तो वो आएगी गारो पहाड़ी के अंतर्गत आएगी। ओके।
अब देखो यहाँ पे जो खनिज है वो कौन कौन सा है, कोयला, लोहा, चूना पत्थर, ये मेन खनिज के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ पर है, देखो छोटा नागपुर के पठार से पूर्व दिशा में है। यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार स्थित है, तो छोटा नागपुर के पठार से ये पूर्व दिशा में स्थित है। और क्या कहा जाता है कि यहाँ पे देखो और क्या है, यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी भी आती है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रही है, राजमहल की पहाड़ी। तो इसके पूर्व में कौन कौन सी पहाड़ी हो गई, छोटा नागपुर के पठार भी आ गया और यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी भी आ गई। अब देखो इसके बारे में अन्य इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो छोटा नागपुर का पठार जो है वो मेघालय के पठार के पूर्व में है। यहाँ छोटा नागपुर का पठार है और यहाँ पे मेघालय का पठार है। अब दोनों के बीच में एक पहाड़ी आती है, क्या नाम है उसका, राजमहल की पहाड़ी। अब इस राजमहल की पहाड़ी जो है इसका विस्तार कहाँ देखा जाता है, तो मोस्टली इसका विस्तार जो है झारखंड और वेस्ट बंगाल में देखा जाता है। अब क्या है देखो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन, मेघालय का पठार जो है वहाँ पे क्या होती, बहुत ही अधिक बारिश होती है। इसलिए तो यहाँ पे जो जगह है ना, चेरापूंजी मासीराम कहाँ पर है, इसी के अंतर्गत आएंगे मेघालय में। तो यहाँ की मिट्टी कैसी है, लैटेराइट मिट्टी है और यहाँ पे जो रहेंगे वन वो सदाबहार वन पाए जाएंगे। ओके, आई होप मेघालय के पठार को जो हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है कि यहाँ की मेन पहाड़ियाँ कौन सी है ये पूछा जाता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो पूछा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है बुंदेलखंड का पठार। अब इसका निर्माण कहाँ कैसे हुआ है, प्राचीन बुंदेलखंड ग्रेनाइट और निस पत्थरों से निर्मित हुआ है। प्राचीनतम जो बुंदेलखंड का पठार है किससे बना है, ग्रेनाइट और निस पत्थरों से बना है। तो ये देखो बुंदेलखंड कौन सा आ जाएगा, ये बुंदेलखंड का पठार है जिसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ग्वालियर के पठारी क्षेत्र से लेके विंध्याचल श्रेणी तक फैला हुआ है। ये यूपी और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, एमपी और यूपी में इसका विस्तार है। बाकी ये देखो ये जो है छोटा नागपुर का पठार है, ये जो है ये क्या है, ये हमारा बघेलखंड का पठार है और यहाँ पर आएगा ये छत्तीसगढ़ का मैदान, ये छत्तीसगढ़ का एरिया है। छत्तीसगढ़ में उत्तर में क्या है, बघेलखंड का पठार है और नीचे में आएगा छत्तीसगढ़ का मैदान और इस एरिया में क्या है, यहाँ पर ये छोटा नागपुर का पठार। इसकी ऊंचाई देख लेते हैं, 300 से 600 मीटर है बुंदेलखंड के पठार की ऊंचाई। यहाँ पर जो है देखो पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, विंध्य श्रेणी के कैमूर और भांडेर पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। तो ये किस में स्थित है, ये पूर्व में स्थित है विंध्याचल श्रेणी के। और इसके दक्षिण में क्या है, इसके दक्षिण में जो है वो रामगढ़ की पहाड़ी है और उत्तर में सोनपुर की पहाड़ी है। रामगढ़ की पहाड़ी मतलब छत्तीसगढ़ के एरिया आ जाएगा। और यहाँ पे लो अयस्क कौन सा है, तो देखो लो अयस्क, ठीक है, खनिज में क्या आ जाएगा, लो अयस्क सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होगा यहाँ पर। तो ये बहुत छोटा सा है, ज़्यादा इससे क्वेश्चन इतना ही पूछा जा सकता है। तो ये हमने बुंदेलखंड का पठार देख लिया। ये देखो ये बघेलखंड का पठार है और फिर उसके नीचे में है छत्तीसगढ़ का मैदान। ओके, तो देख लेते हैं अब हम बघेलखंड का पठार। इसका विस्तार देखो कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ के मैकल की पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है और ये क्या है देखो सोन और महानदी के मध्य क्या करता है, ये जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, सोन नदी और महानदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन सा पठार करता है, तो बघेलखंड का पठार करता है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में डिटेल में, जब हम छत्तीसगढ़ की क्लास लेंगे तब पढ़ेंगे। अब देखो ये क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तर में सरगुजा रायगढ़ के पठार, दक्षिण में बस्तर का पठार है, पश्चिम में मैकल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब देखो चारों तरफ से क्या है, ये ऊंची ऊंची भूमि से घिरा हुआ है। मैदान तो है लेकिन ये देखो ये मैदान है लेकिन ये चारों तरफ से क्या है, ये पहाड़ी एरियो से क्या है, ये घिरा हुआ है चारों तरफ से। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण हुआ है कटप्पा चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है।
अब विस्तार कौन कौन से एरिया में है, तो मैदानी इलाका हमें देखने को कहाँ मिलता है छत्तीसगढ़ में? बिलासपुर में, जांजगीर में, रायगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, ये सब एरिया कैसे हैं? मैदानी एरिया है। तो इसलिए ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये आएंगे छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत। अन्य मैदान देख लेते हैं। अन्य इसके बारे में देख लेते हैं इंफॉर्मेशन। मैदानी प्रदेश होने के कारण यहाँ पहाड़ी क्षेत्र से अधिक तापमान होता है। ठीक है, ये यहाँ पे एरिया जो है कैसा रहेगा? ये मैदानी एरिया है, तो इसलिए तापमान भी कैसा रहेगा? अधिक रहेगा इसका तापमान। अब यहाँ पे देखो कटप्पा चट्टानें थी, तो ये कटप्पा चट्टानों का पूर्वज क्या कहा जाता है? आर्कियन को कहा जाता है। तो आर्कियन और कटप्पा युग की चट्टानों से ये बना हुआ है छत्तीसगढ़ का मैदान। इसलिए यहाँ पे कैसी मिट्टी मिलेगी? तो जलोढ़ मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है। ठीक है, उसका विस्तार है। अब खनिज में कौन कौन सा है? तो लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, ये सब खनिज यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं। चूना पत्थर मोस्टली देखा जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सी चट्टान है? तो कडप्पा चट्टान है। ओके, तो आई होप आपको पठार वाला जो है टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी श्रेणी में हम आगे देखेंगे कि पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, इसी सीरीज में चलते रहेंगे हम। पर्वत श्रेणियाँ भी देखना बाकी है प्रायद्वीपी पठार की, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, आप तब तक हमारा वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, और पसंद आता है वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।